फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। डीए एरियर की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी आज अपने दफ्तरों से बाहर आ गए और करीब 1.5 से 2 घंटे तक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार से मांग की कि साडा हक इत्थे रख। इन तमाम कर्मचारियों का कहना था कि कर्मचारियों का हक दबाने और उसे रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं बनता। और यहां पर प्रदेश के कर्मचारी नेताओं ने राज्य सरकार को यह भी तर्क दिया किस वित्तीय संकट में किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर्स को उनका डीए और उनका लंबित एरियर दिया जा सकता है। यहां पर कर्मचारियों ने अपने एरियर के साथ अपने डीए और रिक्त पद भरने समेत विभिन्न मांगें पूरी न होने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार को बाकायदा एक दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि कल तक वार्ता के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया, सरकार ने उन्हें नहीं बुलाया, तो परसों फिर एक बार जनरल हाउस बुलाकर अगली रणनीति तय की जाएगी। कर्मचारियों ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि मांगें पूरी न होने पर मुख्यमंत्री मंत्री से लेकर नौकरशाहों के दफ्तर में कोई पानी पिलाने वाला मौजूद नहीं रहेगा। ना कोई क्लर्क, ना बाबू, ना सेक्रेटरी, ना माफ कीजिएगा ना अंडर सेक्रेटरी, ना ज्वाइंट सेक्रेटरी, ना कोई आला अधिकारी। उन्होंने कहा ना तो पानी पिलाने वाला कोई दफ्तर में मिलेगा। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि विधानसभा 70 तक भी अगर कर्मचारियों का डीए और एरियर नहीं दिया गया तो 70 के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे। कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सचिवालय में करीब 750 पद रिक्त पड़े हैं और पे फिक्सेशन नहीं किया जा रहा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की रिवाइज सीनियरिटी लिस्ट अभी तक नहीं निकाली जा रही है। डीए एरियर और पे स्केल एरियर सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बन चुका है। पे एरियर के नाम पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने सिर्फ 50,000 रुपए दिए थे। उसके बाद सारी राशि रोक दी गई है। ना पिछली सरकार ने उन्हें एरियर की राशि दी और ना ही इस सरकार में उन्हें एरियर का एक पाई उन्हें मिली है। संजीव शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार खराब आर्थिक स्थिति का हवाला दे रही है, लेकिन मंत्रियों, विधायकों, आईएएस अधिकारियों की सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सचिवालय की नई बिल्डिंग में एक कार्यालय बन रहा है जिस पर 19 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च की जा रही है। 2 मंत्रियों के दफ्तरों पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहां पर कर्मचारी नेता ने कहा कि 18,000 रुपए की लाइटें मंगवाई गई हैं। फर्नीचर बाकायदा महाराष्ट्र से ऑर्डर देकर लगाया जा रहा है। कर्मचारियों का बड़ा दावा है कि विधानसभा स्पीकर के आवास पर 2 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है और मेट्रोपोल में विधायकों के घर के निर्माण के लिए सरकार ने 100 करोड़ के बजट का प्रावधान कर दिया है, लेकिन सरकार के पास कर्मचारियों के डीए के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में पूरे प्रदेश के कर्मचारी नाराज हैं इस बात से। उन्होंने यह भी कहा कि मानसून सत्र के बाद कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे और अब सीधे सीधे लड़ाई आर पार की शुरू हो गई है। अन्य कर्मचारी नेताओं ने भी अपना जमकर गुस्सा निकाला, अपनी भड़ास निकाली। कर्मचारी नेताओं ने यहां तक क्या डाला कि अफसरों की महंगी लग्जर गाड़ियां, उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी की 50 लाख की कैमरीज गाड़ी उनके पास है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार के पास धन है, इसके पास सरकार के लिए कोई आर्थिक संकट नहीं है। करोड़ों की फजूल खर्ची की जा रही है। अफसरों के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और इससे भी ज्यादा गाड़ियां हैं। उन्होंने कर्मचारी नेताओं ने खुले मन से कहा कि एक बड़े साहब यानी आईएएस अधिकारी के एक बच्चे को छोड़ने के लिए गाड़ी कॉन्वेंट स्कूल के लड़कों के कॉन्वेंट स्कूल में जाती है, दूसरे बच्चे को छोड़ने के लिए लड़कियों के कॉन्वेंट स्कूल में दूसरी गाड़ी जाती है और तीसरी गाड़ी साहब की बीवी की खिदमत पर हाजिर आती है, जबकि चौथी गाड़ी सब्जी मंडी में धनिया, गोभी, भिंडी लेने के लिए जाती है और 5वीं गाड़ी भी स्टैंड बाई खड़ी रहती है। ऐसे में जब एक अधिकारी को 5 लाभ लश्कर वाली गाड़ियां दी जाएगी तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति तो खराब होगी। कर्मचारियों के अनुसार
घाटे की सबसे बड़ी वजह यही है, जिस प्रकार से चाहे वो कोठियां हो या फिर गाड़ियां हो, उन पर जिस प्रकार से खर्च किया जा रहा है और जो एक बड़ी फौज यहां पर खड़ी कर दी है, उसके चलते ये वित्तीय संकट हिमाचल प्रदेश में खड़ा हुआ है। बता दें कि पिछली जयराम सरकार ने 2021-22 में अपने सभी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनरों को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान का लाभ तो दिया, लेकिन एरियर का भुगतान नहीं किया। जो पिछली लायबिलिटी बनती थी वह पिछली जयराम सरकार ने भी नहीं की। इस वक्त कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपया कम से कम एरियर का खड़ा है। इसके बाद डीए तो कुछ हद तक डीए दिया, लेकिन डीए का एरियर भी यहां पर सीधे सीधे खड़ा, उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है। कर्मचारी को यहां पर 15 अगस्त के दिन सबसे बड़ी आस थी कि राज्य सरकार उनके डीए और एरियर पर बड़ी एक घोषणा करेगी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 75 साल से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्स को एक मुफ्त एरियर देने का ऐलान किया। इससे दूसरे कर्मचारी नाराज हो गए। अब कर्मचारी अफसरों तथा मंत्री विधायकों के ठाट बाट पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल विधायकों का ये अचानक यहां पर मसला उठा है, और ये जब कर्मचारियों का डीए रोका गया तो कर्मचारियों को लगता है कि विधायकों के ठाट बाट कहीं ज्यादा है, या फिर अफसरशाही के ठाट बाट कहीं ज्यादा, चाहे डीसी हो, एसडीएम हो, सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, स्पेशल सेक्रेटरी हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, इन तमाम साहबों के और मंत्री विधायकों के ठाट बाट इतने ज्यादा हैं कि नीचे का कर्मचारी कुचला जा रहा है। यहां पर कर्मचारियों ने यह भी कहा, हिमाचल प्रदेश सचिवालय की ब्रांचेस में जाकर देखिए, वहां ठूस ठूस कर कर्मचारियों को भरा गया है। हवा लेने के लिए कोई खिड़की नहीं है, अगर खिड़की खोल दी जाए तो बंदर भीतर घुस आते हैं, अगर कहीं पर खिड़की की व्यवस्था है तो बंदर घुस आते हैं, सुरक्षा को खतरा है। सर्दियों के दौरान ठंडा होता, हीटर सिर्फ एसओ को दिया जाता है। तमाम कर्मचारियों की इस बर्फ वाली प्रदेश की राजधानी में स्थिति बद से बदतर हो जाती है, लेकिन साहबों की कोठियों से लेकर उनके आलीशान दफ्तरों तक या मंत्री विधायकों के तमाम तरह की सुविधाएं यहां पर सरकार दे रही है। दरअसल ये विधायकों का मसला इसलिए उठा क्योंकि कर्मचारी अब इस बात से नाराज हैं कि उनका डीए क्यों नहीं दे जा रहा। यहां पर अगर हिमाचल प्रदेश के विधायकों की बात की जाए तो 55,000 रुपया उनको बेसिक सैलरी मिलती है, लेकिन उनके वेतन भत्तों पर आज कर्मचारियों ने बड़े सवाल उठाए। कहा कि बेसिक सैलरी तो 55,000 दी जा रही है, लेकिन इन्हें भत्ते 1,55,000 प्रति माह मिल रहे हैं। यानी कि यहां पर कर्मचारियों का यह भी आरोप था कि 1,55,000 अलाउंसेस इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि इस पर आयकर विभाग की खामोशी रखनी पड़े, इस पर टैक्स ना देना पड़े। टैक्स सिर्फ 55,000 की सैलरी पर दिया जाता है और 1,55,000 के जो जितने भत्ते मिल रहे हैं उस पर इन तमाम विधायकों को टैक्स से बचने के लिए व्यवस्था की गई है। और इसमें कुल 2,10,000 रुपए प्रति माह विधायकों का वेतन है, जिसमें अलाउंसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन अलाउंसेस पर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा विधानसभा की तमाम बैठकों के लिए इन विधायकों को बाकायदा टैक्सी का किराया मिलता, 16 रुपए प्रति किलोमीटर इन्हें किराया दिया जाता है। इसके अलावा इन्हें हर दिन उन्हें दैनिक भत्ता भी करीब 1,200 रुपए दिया जाता है। ये विधायकों को तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। हिमाचल प्रदेश से बाहर अगर कोई विधायक यात्रा करता है तो होटल का रहने का 4 लाख रुपए साल का विधायक को यह प्रावधान है। हालांकि ये रिवर्समेंट की सुविधा, यानी कोई विधायक अगर बाहरी प्रदेश में जाएगा किसी चाहे पार्टी के काम से, सरकारी काम से, या अपने क्षेत्र की डीपीआर को लेकर भारत सरकार जाता है, दिल्ली सरकार जाता है, केंद्रीय मंत्रियों से मिलता है, इस एवज में वह होटल का कमरा लेने के लिए विधायक अधिकृत है या वहां पर गाड़ी की सुविधा के लिए या एयर टिकट के लिए अधिकृत है, और इसके लिए सालाना 4 लाख रुपए रिवर्समेंट के आधार पर, यानी अगर आप इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं तो पैसा आपको बाद में वापस मिलता है। और इसकी लिमिट 4 लाख विधायक की है, 2 लाख पूर्व विधायक की है। हिमाचल प्रदेश में विधायकों का 55,000 रुपए बेसिक वेतन तथा भत्तों को मिलाकर 2,10,000 रुपए की जो अदायगी होती है, आज ये तमाम कर्मचारियों को भी अखर गई, क्योंकि विधायकों को प्रतिपूरक भत्ता यानी कंपनसेटरी अलाउंस 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जिसमें पेन कागज खरीदने के लिए होता है। विधानसभा क्षेत्र का भत्ता यानी अपनी कंस्टिट्यूंसी में ट्रैवलिंग के लिए हर महीने 90,000 रुपए मासिक विधायकों को भत्ता मिलता है। टेलीफोन भत्ता, यहाँ पर कर्मचारियों ने आज बड़े सवाल उठाए कि विधायकों को टेलीफोन का भत्ता 15,000 रुपए प्रति महीना दिया जाता है, लेकिन उन्होंने ये सवाल किया कि कौन सा ऐसा टेलीफोन है जिसका बिल
आज के समय में 500 रुपए से ज़्यादा आता है। यहाँ पर कर्मचारियों ने सवाल उठाए, चाहे आप असीमित इंटरनेट की सुविधा ले लो, असीमित आप वॉइस कॉल की सुविधा ले लो, 500-600 रुपए महीने का पैकेज मिल जाता है, जी भर के दिन रात फोन करें। लेकिन विधायकों को 15,000 रुपए प्रति माह यहाँ पर टेलीफोन भत्ता दिया जा रहा, कार्यालय भत्ता 30,000 यहाँ पर विधायकों को दिया जा रहा है, अपना ऑफिस रख सकते हैं 30,000 रुपए उसके लिए दिया जा रहा है, डाटा ऑपरेटर रखने के लिए जो विधायक का काम करेगा 15,000 रुपए उसके दिए जा रहे हैं। और कर्मचारियों ने यह भी कहा कि विधायकों की पेंशन 90,000 रुपए प्रति माह फिक्स कर दी गई है। अगर एक दिन के लिए भी कोई विधायक अगर ओथ लेता तो 90,000 आजीवन उसे पेंशन की सुविधा मिलेगी, बाद में परिवार को सुविधा मिलेगी। 5,000 रुपया प्रति टर्म, यानी कि आपका टेन्योर जब बढ़ता जाएगा तो 5-5 हजार रुपया आपका प्लस हो जाएगा। कर्मचारियों का यह भी सवाल था कि विधायक को अलग पेंशन, सांसद को अलग पेंशन, और हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो कई ऐसे विधायक हैं जो कि सांसद भी हैं, उनको दोहरी पेंशन की सुविधा भी यहां पर मिल रही है। और लेकिन अब ये कर्मचारियों का एक वर्जन था कि जिस प्रकार की सुख सुविधाएं ठाट बाट मंत्री विधायकों को लाभ लश्कर दिया जाता है, उन्हें जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है, इससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। लेकिन सही मायने में इन सुविधाओं के बदले विधायकों की भी चुनौतियां कम नहीं है। दरअसल आप इस पूरे प्रकरण को देखें, कोई भी विधायक जब अपने विधानसभा क्षेत्र में जाता है, उस विधायक से रेस्ट हाउस से लेकर उसके घर तक तांता लगा होता है और वहां पर कम से कम चाय जरूर पिलानी पड़ती है। और अगर कार्यकर्ता कह दें कि उन्होंने लंच नहीं किया तो विधायक महोदय के घर खाना भी खाना पड़ता है। और विधायकों का यह भी कहना है कि किसी आला अफसर के घर कोई व्यक्ति दरवाजे की बेल बजाकर उसकी अनुमति के बाद भीतर आता है, लेकिन विधायक का दरवाजा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आम आदमी पूरे हक के साथ धक्का मारकर खोल देता है। और विधायकों के बेडरूम तक लोग, चाहे वो कीचड़ वाले जूते हो, गंदे जूते हो, उनके ड्राइंग रूम तक चले आते हैं, बेडरूम तक चले आते हैं। विधायकों ने यह भी सवाल किया कि क्या किसी आईएएस अधिकारी के, किसी आला अफसर के घर में इस तरह क्या आम व्यक्ति आ सकता है, या जिस प्रकार से उनके विधानसभा क्षेत्रों में दिक्कतें आती हैं, कोई बीमार हो गया, किसी की समस्या हुई, वहां पर विधायक को पहुंचना पड़ता है। यानी कि विधायक का एक पक्ष इन विधायकों का यह भी था, मैं 2,10,000 रुपए जरूर मिलते हैं, लेकिन खर्चा इससे कहीं ज्यादा होता है। और उन्हें कोई गाड़ी नहीं दी जाती, उन्हें तो विधानसभा की बैठकों के लिए उन्हें टैक्सी का फेयर दिया जाता है, या जो भी उन्हें अलाउंसेस दिए जा रहे हैं उन्हें गाड़ी घुमानी पड़ती है। विधायकों का कहना था कि विधायक बस में नहीं घूमते हैं, जनता की सहूलियत के लिए पर जाते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में देखें, यह मसला कब उठा, जब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का डीए पेंडिंग हो गया, लंबित हो गया। लेकिन यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी राज्य की सबसे बड़ी बैकबोन है, सबसे बड़ी रीढ़ है। इन्हीं कर्मचारियों ने कोविड के दौरान इस महामारी से निपटने के लिए अपना वेतन तक सरकार को दिया था। आपात स्थिति में सिर पर कफन बांधकर कोविड से लड़ने के लिए यही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी आगे निकले थे। जब हम तमाम लोग घरों पर, हमें क्वारंटीन कर दिया गया था, हम आइसोलेशन में थे, तो हिमाचल प्रदेश का यही कर्मचारी, चाहे वे स्वास्थ्य कर्मी हो, पुलिस कर्मचारी हो, राजस्व विभाग का पटवारी हो, या फिर एसेंशियल सर्विस से जुड़ा राज्य का हर कर्मचारी, इन्होंने न अपना परिवार देखा, न अपने बच्चे देखे, न भूख प्यास देखी, मौत का कफन बांधकर प्रदेश और देश को बचाने के लिए बाहर निकले थे। यही कारण है कि अब अपना हक मांगने के लिए आज 17 सालों के बाद सचिवालय से बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू यहां पर यह भी है कि कर्मचारी वर्ग अपनी डिमांड कर रहा है, वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है, उन्हें उनका हक मिलना भी चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बेरोजगारों का भी है। लाखों की फौज खड़ी है बेरोजगारों की। किसान बागबान हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, बैकबोन है। और सबसे बड़ा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का निजी कर्मचारी, जो प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश के लाखों युवा बाहरी प्रदेशों में जाकर पापी पेट की खातिर भटक रहे हैं, और पर्यटन में किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के युवा अपनी आजीविका को ढाल बनाकर, आधार बनाकर हर साल हजारों हिमाचल प्रदेश के युवक 6 महीने लेह लद्दाख की ठंड में जूझते हैं, लड़ते हैं, और 6 महीने गोवा में जाते हैं, फिर कहीं जाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इन सब से ऊपर कर्जे में डूबे हिमाचल प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और जल्द ही हिमाचल प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा होने वाला है। और वह दिन
दूर नहीं होगा अगर इन खर्चों में हमने कटौती नहीं की, तमाम लाभ लश्कर को कम नहीं किया, तो हिमाचल प्रदेश के हालात श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही कारण है कि अब वक्त आ गया है खर्चों में कटौती और कड़े फैसले लेने का। हालांकि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तुरंत प्रभाव से कर दी है। उन्होंने अपने लाभ लश्कर को कम करने का फैसला लिया, सुरक्षा कर्मियों की फौज को भी घटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम मंत्री, सीपीएस या तमाम जिन्हें लाभ लश्कर दिया, यहां पर अफसरशाही को जरूर कहेंगे, क्योंकि खुद कर्मचारियों ने कहा कि हमारे आला अफसरों के पास 5-7 गाड़ियां हैं, हर डिपार्टमेंट से 1-2 गाड़ियां ली जाती हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन से गाड़ी मांग ली जाती है। और जब हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा मसला उठा, जब वित्तीय संकट का हाई कोर्ट में पक्ष रखा शिक्षा विभाग ने, तब भी हाई कोर्ट ने यह कहा कि ठाठ बाट से लगता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ठाठ बाट से तो लगता है कि प्रदेश साधन संपन्न है। लेकिन यहां पर जब देने की बात आती है तो क्यों कहा जाता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री ने आज निर्णय लिया है, उसके तुरंत बाद यहां पर चाहे तमाम सीपीएस हो या कैबिनेट रैंक के ओहदेदार हो या मंत्री हो, अपने लाभ लश्कर में, अपने ठाठ बाट में यहां पर कटौती करने का सबसे बढ़िया वक्त आ गया है। क्योंकि कर्मचारी अपना हक तो लेंगे, कर्मचारी जो जीवन अपना पूरा हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए समर्पित कर चुके हैं, जब 18, 20 या 20 साल से ऊपर जब उनका चयन होता है सरकारी नौकरी के लिए, वे अपना पूरा जीवन सरकार के लिए समर्पित कर देते हैं। ऐसे में जो उनका हक है वो वे मांगेंगे, लेकर रहेंगे। यही वजह है कि उन्हें आज सचिवालय से बाहर आना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री के बाद अब तमाम मंत्रियों को, सीपीएस को, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ बागी नेता होकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में शामिल हो जाते हैं, उन्हें बाकायदा केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की फौज उनके आसपास खड़ी कर दी जाती है। यानी कि अपने प्रदेश में उन नेताओं को जान का खतरा हो जाता है। उन्हें उनका ठाठ बाट देखकर यहां पर कांग्रेस के भी कई विधायकों ने डिमांड कर डाली कि हमें भी सुरक्षा कर्मी दीजिए, दूसरी तरफ तो पूरा लाभ लश्कर है। और कुछ मंत्री और विधायकों ने, सीपीएस ने यह ठाठ बाट लिया। अभी आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ नेता जब यहां से गुजरते हैं, उनके ठाठ बाट, उनके लाभ लश्कर, उनके साथ जिस प्रकार से कमांडो की फौज होती है, दरअसल उन्हें जान का खतरा कम, लेकिन ठाठ बाट की चाहत, लाभ लश्कर की चाहत ज्यादा है। लेकिन खर्चा कहां पड़ रहा है? अगर एक कमांडो किसी विधायक, सीपीएस या किसी मिनिस्टर्स को जान का खतरा या थ्रेटिंग का हवाला देते हुए वहां पर अगर वो लाभ लश्कर दिया गया है, तो उसका खर्चा जोड़िए। एक जवान का वेतन अगर 80,000 से 1 लाख के आसपास है, तो 8 से 10 जवानों का 8 से 10 लाख रुपया खर्चा है। उसके साथ 2 गाड़ियां और चलेंगी, गाड़ियों का खर्चा होगा, ड्राइवर का खर्चा होगा। और जब बड़े स्तर पर ये खर्चे होंगे, तो यही वजह थी कि आज कर्मचारियों का यही कहना था कि फिजूल खर्ची पर रोक लगाइए और कम से कम यहाँ पर व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर प्रदेश के कर्मचारियों को उनका दे एरियर भी मिल जाएगा, उनका डीए भी मिल जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सत्ता संभालने के बाद मेरी पहली कैबिनेट में कर्मचारी हित का सबसे बड़ा फैसला किया गया था, ओल्ड पेंशन बहाली का। मुझे अपने प्रदेश के कर्मचारियों की चिंता थी, इसलिए सबसे पहला मेरी सरकार में लिया था ओल्ड पेंशन देने का, ताकि रिटायरमेंट के बाद किसी भी कर्मचारी को किसी की तरफ मुंह ताकना ना पड़े, देखना ना पड़े, उन्हें कम से कम आजीवन अपने परिवार के गुजारे के लिए पेंशन मिलती रहे। हमने रिस्क लिया था, बड़ा फैसला लिया था। लेकिन इस पर भी अगर बात करें, अभी ओल्ड पेंशन का आर्थिक संकट प्रदेश पर नहीं आया है, यह कम से कम अगले 3-4 सालों में आएगा। और जब यह संकट आएगा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हिमाचल प्रदेश की स्थिति वेस्ट बंगाल की तरफ हो जाएगी या एचआरटीसी की तरफ हो जाएगी। एचआरटीसी में देखिए वहां पर ना टीए है, ना डीए है, ना ओवर टाइम है, ना समय। हालांकि अब जरूर मुख्यमंत्री के प्रयास और डिप्टी सीएम के प्रयासों से जरूर वहां पर 1 तारीख को एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन मिलने लगा है। लेकिन जब ओल्ड पेंशन की फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इस प्रदेश में शुरू हो जाएगी, फिर यहां पर डीए एरियर तो दूर, फिर कर्मचारियों को वेतन और पेंशन की भी दिक्कत आएगी। इसलिए आज सबसे बड़ा एक वक्त है, सबसे बड़ा मौका है कि परिस्थितियों को भांपते हुए खर्चों में कटौती, बार बार ये शब्द आ रहा है कि खर्चों में कटौती कीजिए, आधा आर्थिक संकट अपने आप दूर हो जाएगा। यही वजह कि सचिवालय के कर्मचारियों ने आर्थिक स्थिति से उबारने के लिए आज राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव,
हिमाचल प्रदेश में 5 डेज भी कर दिया जाए, 5 दिन का वर्किंग सप्ताह कर दिया जाए, इससे हिमाचल प्रदेश का आधा खर्चा इसलिए बचेगा। सैटरडे और संडे बेशक मंत्री विधायक या अफसरशाही बाहर की टूरिंग का रुख न कर ले, दिल्ली का रुख न कर ले, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स को लेकर एक बड़ा सवाल और उठा है और ये कहा गया है, ये देखा जाए हिमाचल प्रदेश के ऑल अफसर, चाहे वो डीसी हो, एसडीएम हो, एडीसी हो, एसपी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, स्पेशल सेक्रेटरी हो, जो आला अफसर हिमाचल प्रदेश के हैं, हमेशा अपना टूर प्रोग्राम बनाकर घरों का रुख करते हैं, चाहे घर मुंबई में हो, केरला में हो, कर्नाटका में हो या देश के जिस मर्जी कोने में हो, अफसरशाही हमेशा सरकारी टूर बनाकर निकलते हैं। टूर क्या होता है? दिल्ली में मंत्रालय में मीटिंग है, मंत्री ने डिस्कशन करनी है, उसके बाद घर का एक अलग से टूर बना लिया जाता है, लेकिन सारा ये टूर ऑफिशियल टूर होता है। यहाँ पर देखा गया है कि अधिकारियों ने विदेशों के टूर किए हैं, अफसर विदेशी टूर पर गए हैं, लेकिन उसका हिसाब किताब कौन पूछेगा? आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने आवाज उठाई है, इसलिए ये तमाम परतें उधड़ने लगी हैं, तमाम परतें खुलने लगी हैं। यही वजह है कि सबसे पहली बात यह कही है कि हिमाचल प्रदेश में 5 दिन का वर्किंग सप्ताह कर दिया जाए, 5 डेज भी कर दिया जाए, लेकिन सैटरडे और संडे को शांता कुमार की सरकार को याद कीजिए, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, किसी की गाड़ी नहीं चलेगी, सरकारी गाड़ी नहीं चलेगी। आधा आर्थिक संकट आपका दूर हो जाएगा। दूसरा, सचिवालय में बड़ी बड़ी गाड़ियों को ऑक्शन कर दिया जाए, और ये हालांकि कितना तर्कसंगत होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े सवाल ये उठाए कि 50-50 लाख की गाड़ियां आईएएस अफसरों को दी गई हैं, इन गाड़ियों पर भी रोक लगाई जाए। आईएएस अफसरों के कर्नाटक के तर्ज पर वोल्वो यात्रा शुरू की जाए, वोल्वो बसों में दिल्ली भेजा जाए। यहाँ ये भी देखा गया कि हिमाचल प्रदेश की अफसरशाही अगर दिल्ली में अपने निजी काम के लिए जाती है, तब भी यहाँ पर एयर टिकट क्लेम किया जाता, तमाम रहने का बिल क्लेम किया जाता है। इस पर भी कर्मचारियों ने कटौती की मांग की है। अफसरों को 5,000 सत्कार भत्ता बंद कर दिया जाए, मंत्रियों को मिलने वाला 9500 रुपए का सत्कार भत्ता कम कर दिया जाए। अब ये बड़ा मसला, इस पर आपकी राय जरूर चाहेंगे कि इस समय हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो नाजुक बन चुकी है, क्या आपके मन में क्या विचार आता है कि वाकई ही इस आर्थिक संकट से प्रदेश को बचाने के लिए, ताकि कर्मचारियों को उनका हक भी मिलता रहे, मंत्री विधायक जिनका भी एक अपना बेशक वहां पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उनका दर्द भी जानने की जरूरत है, जो जनता के बीच आते हैं, कम से कम 1-1 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वे बनकर आते हैं, उन 1 लाख लोगों के लिए भी उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है। इसके चलते मंत्री विधायकों के भी वेतन भत्तों पर सवाल उठाने से पहले हमें यह देखना होगा कि कहां पर खर्चों में कटौती करनी होगी, कहां पर हमें खर्चों को कम करना होगा, ताकि प्रदेश की इस बिगड़ती वित्तीय स्थिति को भी सही किया जा सके और कर्मचारियों को उनके तमाम जो उनका हक बनता है, उनकी देनदारियां बनती है, उसे भी अदा की जाए। बहरहाल दूसरी खबरों का रुख करें तो जीआईटी 817 की नियुक्ति पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 817 के तहत भरे जाने वाले तमाम 1841 पदों पर मुख्यमंत्री की अप्रूवल के बाद नियुक्ति दी जाएगी। सभी विभागों को ये आदेश जारी कर दिए, क्योंकि करीब 70 से ज्यादा विभागों में जीआईटी पद भरे जाने, जिसमें बोर्ड कॉर्पोरेशन भी हैं, शिक्षा विभाग के भी 390 पद यहां पर भरे जाने हैं, 403 पद बिजली बोर्ड के भरे जाने हैं। इसी तरह सरकारी विभागों की पोस्ट कोड 817 के तहत कई खाली पदों को भरा जाएगा, लेकिन इन सभी विभागों को यहां पर जीआईटी 817 के तमाम एप्लीकेंट्स को नियुक्ति देने से पहले फाइल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री की अप्रूवल लेना जरूरी होगी। आपको बता दें कि राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड संख्या 817 का रिजल्ट घोषित कर दिया था। अब केवल नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा है। जेबीटी की बात की जाए तो उसे लेकर भी यह कहा जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले जेबीटी को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। पोस्टिंग की बाकायदा इसकी फाइल 2 दिन पहले मुख्यमंत्री को भेज दी गई थी। आज भी शिक्षा मंत्री का इस पर कहना था कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले इन्हें अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाए। 903 और 939 पोस्ट कोड पर भी विजिलेंस से एक बार फिर क्लैरिफिकेशन मांगी गई है। कार्मिक विभाग ने विजिलेंस को पत्र लिखकर मेरिट पर रहने वाले आरोपित छात्रों का रिकॉर्ड मांगा है। अब आरोपित छात्रों की मेरिट पर ही दोनों पोस्ट कोड से पद होल्ड किए जाएंगे। यानी अगर कोई यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है या जो एप्लीकेंट्स है, अगर वे मेरिट में आए होंगे, फिर उन पदों को होल्ड किया जाएगा। अगर वे मेरिट में नहीं नीचे होंगे तो फिर ऐसा भी पर्सनल डिपार्टमेंट का मानना है कि इन सभी
पदों को घोषित किया जा सकता है। इन तमाम जितनी भी पोस्टें यहाँ पर घोषित की गई थी उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता। अभी 903 में 5 और 939 में 11 पद होल्ड करने के आदेश दिए थे, लेकिन इसमें बदलाव की तैयारी चल रही है। इसे लेकर अब विजिलेंस से क्लियरेंस मांगी गई है ताकि यहाँ पर अभ्यर्थियों को राह दी जा सके। अब राज्य सरकार जो मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे उन आरोपित छात्रों के लिए सीटें होल्ड नहीं करेगी। आपको बता दें कि विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद 903 939 का रिजल्ट घोषित होगा। इसके अलावा आयोग में पेंडिंग 21 पोस्टों का रिजल्ट भी चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। सांसद की ओर से याचिका का जवाब दायर करने के लिए 3 सप्ताह की मांग की गई थी। कोर्ट ने 24 जुलाई को प्रतिवादी सांसद कंगना रनौत को नोटिस जारी किया था। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने जिला किन्नौर निवासी लाइकराम नेगी द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के पश्चात मामले को 3 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। प्रार्थी ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र में अनुचित तरीके से अस्वीकृत करने का आरोप लगाते हुए उक्त सीट के लिए हुए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। प्रार्थी ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर जिलाधीश मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी के अनुसार उसने 14 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। प्रार्थी का कहना है वन विभाग से आकस्मिक सेवानिवृत्त होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे। नामांकन के दौरान प्रार्थी को कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे ये प्रमाण पत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया था। 15 मई को नामांकन पत्र की जांच की जानी थी। प्रार्थी के अनुसार 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो ड्यू सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिए थे, परंतु उन्होंने ये दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया। उसे बताया गया कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो ड्यू सर्टिफिकेट लगाने का एक बड़ी त्रुटि है जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता और बताया गया कि प्रार्थी का नामांकन अस्वीकार कर दिया गया है। प्रार्थी के अनुसार नामांकन अस्वीकार होने के कारण वह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया था। प्रार्थी के अनुसार ये कोई बड़ी त्रुटि नहीं थी जिस कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। प्रार्थी का कहना है कि यदि उसे चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया जाता तो संभवतः वे लोकसभा मंडी से चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते। प्रार्थी ने मंडी सीट के लिए लोकसभा चुनाव को रद्द करने की गुहार लगाई है ताकि सीट पर पुनः चुनाव हो सके। भाजपा से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर अगली सुनवाई कल भी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने हर्ष महाजन द्वारा मामले की सुनवाई 3 सितंबर तक स्थगित करने से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया है। प्रार्थी सांसद हर्ष महाजन ने मामले से जुड़ी ताजा परिस्थितियों के मद्देनजर चुनाव स्थगित करने की गुहार लगाई थी। प्रार्थी का कहना था कि याचिकाकर्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाल ही में तेलंगाना से राज्यसभा सांसद हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया है। यदि याचिकाकर्ता को तेलंगाना से निर्विरोध चुन लिया जाता है तो हिमाचल हाई कोर्ट में दायर उनकी याचिका अव्यावहारिक हो जाएगी। रामपुर के समेज हादसे के 21 दिन बाद भी 23 लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। समेज के सैलाब में बहे 36 लोगों में से अब तक 13 लोगों के शवों की पहचान हुई है। अब समेज खड्ड में सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया। ये निर्णय स्थानीय लोगों से मंत्रणा करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया। समेज खड्ड के लेकर सुन्नी के कोल डैम में अब तक कुल 19 सब या उनके शरीर के कुछ हिस्से मिले हैं। ज़्यादातर सब क्षत विक्षत हालत में मिले थे और इनकी पहचान मुश्किल हो गई थी। डीएनए सैंपल के आधार पर इनकी शनाख्त की गई है। एसडीएम रामपुर निशांत तोमर ने बताया कि स्थानीय लोगों के कहने पर समेज में सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया है। समेज में कई बार जमीन की मशीनों की खुदाई कर दी गई। उन्होंने बताया कि बेशक समेज में सर्च ऑपरेशन रोका गया लेकिन सतलुज किनारे सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जिन लोगों के शव शरीर के हिस्से मिलने हैं उनकी पहचान के लिए डीएनए सैंपल एफएसएल लैब को भेज दिए गए हैं। मंडी जिला के सराज में बीती रात एक टिप्पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में टिप्पर चालक की दुखद मौत हो गई। बक्सियाड़ के कांडा के पास टिप्पर सड़क से करीब 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घायल चालक को 108 एम्बुलेंस से सिविल अस्पताल बक्सियाड़ लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कांगड़ा के रानीताल
अस्पताल में एक दुखद घटना पेश आई। एक परिवार की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके चलते दो बच्चियों की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के बरेली निवासी देशराज अपनी पत्नी व बच्चियों के साथ पिछले 4 साल से रानीताल के पास रहकर मेहनत मजदूरी का काम करता था। रात को परिवार के सभी लोगों ने खाना खाया और सो गए। अचानक तबीयत बिगड़ने पर देशराज की 3 साल की छोटी बेटी अंशिका को मंडल अस्पताल देरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं 7 वर्षीय बेटी खुशी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, लेकिन उसे भी वहां पर नहीं बचाया जा सका। इसके अलावा बच्चियों की मां की भी तबीयत अभी नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार टांडा अस्पताल में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मौसम की बात की जाए तो 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार कमजोर रहेगी। वहीं 25 से 27 अगस्त के बीच मानसून फिर रफ्तार पकड़ सकता है। इससे प्रदेश के कई इलाकों में फिर से कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 2 दिन प्रदेश में धूप खिली रहेगी, ऐसा अनुमान है। ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। कहा गया कि अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन इसके बाद 25 से 27 तक प्रदेश के कई हिस्सों में गर्जना और बौछार के साथ जबरदस्त बारिश हो सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।